Audio Jungle. हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ बिजनेस की नहीं, पेशेंस, ट्रस्ट और लेगेसी की भी होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने ना सिर्फ एक 35 साल पुरानी लेगेसी को संभाला है, बल्कि उसे नए जमाने के साथ इवॉल्व भी किया हुआ है। प्लीज वेलकम मिस्टर नमनदीप सोलूजा सर। सर, जैसे आप होटल मैनेजमेंट करके मुंबई और पुणे जैसे सिटीज में काम कर चुके हो। जब आप 2016 में अमरावती वापस आए थे, तो आपको अपने ही फैमिली बिजनेस में एडजस्ट करने में इतनी डिफिकल्टी क्यों हुई? देखिए, मैं जब बिजनेस ज्वाइन किया था, तो पुणे और मुंबई जैसे सिटीज़ में आप जब काम करते हो तो एक सिटी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट? अमरावती बीइंग अ टायर 3 सिटी, यहाँ के लोग और यहाँ की जो लोगों का कस्टमर प्रेफ़रेंसेस है वो बहुत अलग थी। तो क्या बोलेंगे, आने के बाद यहाँ पे आने के बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, बहुत चीज़ें हुई, बिज़नेस को समझना। पुणे मुंबई में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ। बट जब यहाँ वापस आया और ग्राउंड रियलिटी जब देखी, तो बहुत चीज़ें अलग लगी। अ, एक पुराने लेगेसी बिज़नेस को जॉइन करना बहुत ही अलग चीज़ होती है, राइट? काफ़ी चैलेंजेस फेस करने होते हैं, बहुत चीज़ें रहती है। तो उस हिसाब से चैलेंजेस भी काफ़ी रहे और डिफ़िकल्टीज़ भी काफ़ी रही थी। सर, जैसे होटल इंडस्ट्री बाहर से बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे क्या होटल ओनर्स को क्या बोल सकते हैं, क्या परेशानी जा सकती है उनको, क्या ग्लैमरस तो इसलिए लगती है क्योंकि जब लोग वीकेंड्स में निकलते हैं, जी। तो हर रेस्टोरेंट के बाहर उन्हें वेटिंग दिखती है, कार्स दिखती है। तो वो सब चीज़ें देख के आपको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत ग्लैमरस है। बट उसका जो ग्लैमरस के साथ-साथ जो नेगेटिव्स है, वो भी काफ़ी चीज़ें हैं, राइट? अ, आपको कंसिस्टेंसी उसमें बहुत चाहिए, राइट? आपका उसमें कंसिस्टेंसी के अलावा कस्टमर कनेक्शंस चाहिए। देन आपको 24/7 उसमें आपका देना है। काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है उसमें आपको, राइट? डे टू डे लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, आपको फेस करने पड़ते हैं। तो ग्लैमरस दिखना ही बहुत कुछ नहीं है। आपको अपना फुल पैशन के साथ उसमें अपना टाइम देना है। जी। उसमें अपना 24/7 अपना पूरा हार्ड वर्क, पूरा माइंड और पूरा बॉडी उसमें लगा के आपको काम करना है। सर, आपको अभी जैसे बहुत टाइम हो चुका है इगल एंड विल्सा को यस। संभालते हुए, तो आज आप एज एन ओनर आप कितने आज अपने रेस्टोरेंट को दे रहे हैं? आप कितने आज काम कर रहे थे? देखिए, इसमें आवर्स का तो कोई है ही नहीं, राइट? हाँ। आप जब मैं अगर मैं बात करूँ, जब मैं जॉब पे था पुणे मुंबई में, तो वहाँ एज अ एम्प्लॉय था, तो हमारी एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। एक वो आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, आपको वो करना है, आप वो कर रहे हो, आप जा सकते हो, राइट? व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो आपको नहीं देखनी है। सारी चीजें आपके ऊपर रहती है, जी। ऑपरेशन से लेकर स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, कस्टमर प्रॉब्लम्स हो गई, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है जो आपको देखनी है, राइट? तो मैं बोलूंगा कि यहाँ क्या क्वेश्चन था एक्चुअली कैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि होटल लगा देंगे, मैनेजर रख देंगे, फिर हमको जाने की हाँ, जरूरत ही नहीं है। तो एज एन ओनर आप कितने आज दे रहे हो? राइट, आज दे रहे ना। तो देखिए, ये पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, राइट? ओके। इसमें आपको अपना पूरा 100% देना है, 24/7 अपना टाइम देना है। कई बार ऐसा भी होता है कि डेज आते हैं व्हेन यू हैव टाइम, तो आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हो। यू हैव डेज व्हेन आपको 13-13, 14-14 घंटे, 15 घंटे आपको अपने बिजनेस में देना है। कभी स्टाफ का प्रॉब्लम आता है, कभी कोई मैनेजर छुट्टी पे जाता है, कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। तो ये इंडस्ट्री में टाइम एक इम्पोर्टेंट, आपको टाइम के तरफ तो देखना ही नहीं है। हम्म। हम लोग हमारे स्टाफ को भी बोलते हो, अगर आपको समय देके काम करना है, तो आप गलत इंडस्ट्री में हो। ओके। ये इंडस्ट्री में आने का टाइम है, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। सर, जैसे आपका ईगल रेस्टोरेंट बहुत ओल्ड है, तो एक ओल्ड रेस्टोरेंट को हैंडल करने में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है, या जैसे वैसा एक न्यू मॉडर्न कंसेप्ट है आज के जनरेशन के लिए उसको? जी, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, विरसा बीइंग अ 3 ईयर ओल्ड ब्रांड एंड ईगल बीइंग अ 37 ईयर ओल्ड ब्रांड, तो मेरा जो रहा है, मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ, एक लेगेसी ब्रांड को या एक फैमिली बिजनेस को सस्टेन करना या उसे आगे बढ़ाना इज़ वेरी डिफिकल्ट, राइट? देखिए, नए रेस्टोरेंट्स में तो आपका फूड, आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपका जो एम्बियंस है,
जो भी आपने एस्थेटिक एम्बियंस दिया है, वो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेता है। बट एक लेगेसी ब्रांड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो डेकेड से आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, जो डेकेड से आप अपने कस्टमर्स कनेक्शन बना रहे हो, वो ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट मेंटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो मेरे हिसाब से एक लेगेसी रेस्टोरेंट या फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना इज वेरी डिफिकल्ट देन ओपनिंग अ न्यू बिजनेस। सर जैसे आजकल फूड डिलीवरीज ऐप्स बहुत सारे आ गए, अभी अमरावती में तो 2-3 होंगे लेकिन मेट्रो जी सिटीज में बहुत है। तो फूड डिलीवरीज ऐप रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए फायदेमंद है कि नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है वो? देखिए मैं बोलूँगा वो लव हेट रिलेशनशिप वाला सीन है इसमें, राइट? ओके, आपको उसकी ज़रूरत भी है और आपको उसकी ज़रूरत नहीं भी है, राइट? डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे बिजनेस में हमें ऑर्डर्स देके एक बूस्ट देते हैं जस्ट। बट व्हेन यू टॉक अबाउट नंबर्स, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी देखना है, तो प्रॉफिट जो आपका है मेनली वो आता है डाइन इन से या टेक अवेज से, जो कस्टमर टेक अवेज, डायरेक्ट टेक अवेज होते हैं उनसे। ओके। ये जस्ट हमारा एक मैं बोलूँगा सेल में एज अ बूस्टर काम करता है, स्विगी एंड ज़ोमैटो। क्योंकि उन चीज़ों में आपको काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। लोग बोलते हैं कि अरे यहाँ इतने ऑर्डर्स जा रहे हैं बट बहुत कमाई हो रही है, वैसा नहीं रहता है, राइट? वो एक ऑर्डर के पीछे आपको उतना टाइम देना पड़ता है, उनके कमीशंस रहते हैं, डिस्काउंट्स रहते हैं, पैकेजिंग कॉस्ट रहती है, बहुत चीज़ें रहती है। कमीशंस के अलावा आपको डिस्काउंट्स भी, हेवी डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, मार्केटिंग है, जी। क्योंकि उनके जो मैं बोलूँगा अभी एल्गोरिदम्स है वो मार्केटिंग के थ्रू या आप कितने टाइम में ऑर्डर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, और छोटी-छोटी चीज़ों का आपको उसमें ध्यान देना पड़ता है। सर जैसे आपने बोला अभी डिस्काउंट्स भी है, तो जस्ट मैं अभी थोड़ी देर पहले रिसर्च कर रहा था, ईगल जो ज़ोमैटो पे लिस्टेड है, उस पे अगर हम कुछ 300 का ऐड कर रहे हैं, तो फ्लैट 150 ऑफ हो जा रहा है। यस। देन जिनके पास मेंबरशिप है उनको फ्री डिलीवरी वगैरह। तो ये ऑफ जो हो रहा है वो रियल प्राइस जो ईगल में है उसका है या फिर वो? देखिए मैं अगर डाइन इन रियल प्राइजेस की अगर बात करूँ, अगर मैं वो प्राइस अगर रख के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अगर अपना बिजनेस लेके जाऊँगा, तो मैं शायद ही कुछ नंबर्स बना पाऊँगा, ओके, राइट? तो जनरली जो मेथड चलती है वो सभी रेस्टोरेंट अपने-अपने हिसाब से उनको जितना मतलब हर बिज़नेस का अपना एक ये रहता है कि हमें पता रहता है कि हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट? हुँ, तो सबका अपना प्रैक्टिस होता है, कोई 20% अपने रेट हाइक करके ज़ोमैटो, स्विगी पे लिस्ट करता है रेस्टोरेंट को, कोई 30% करता है, कोई 20% करता है, हुँ, डिपेंडिंग ऑन देयर बिज़नेसेस, राइट? तो हमारा अभी फिलहाल जो है एन नंबर ऑफ आइटम्स है मेन्यू में, तो हर आइटम का हमने ज़रूरी नहीं है, कई चीज़ें ऐसी है जो रेस्टोरेंट में जिनका सेम प्राइस है, वही हमने ऑनलाइन में भी प्राइस रखा है, ओके, राइट? बट नॉट एवरीथिंग। तो हमारा अगर मैं ओवरऑल मेन्यू के एवरेज रेटिंग्स की बात करूँ, तो हमारा अराउंड 15 टू 18% का हमने प्राइस हाइक किया है। उसके अलावा हाइक करने के बाद भी अगर मैं बोलूँ तो 33% के आसपास कमीशन जाता है। देन उसके बाद ये डिस्काउंट्स रहते हैं। देन उसके बाद आपका पैकेजिंग कॉस्ट रहता है और मार्केटिंग कॉस्ट रहता है। तो जो फाइनल फिगर की बात करें तो शायद ही हम 8 से 12% का उसमें नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाते ओके। एंड सर मेरे को किसी ने बताया था कि ये डायरेक्ट जब उनको ऑर्डर डिलीवरी हो जाता है, तब रेस्टोरेंट्स ओनर को मतलब उनके जो भी प्रॉफिट है वो नहीं मिलते, वो कुछ 3-4 महीने के बाद मिलता है हैं। ऐसा? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए मंडे टू संडे जो हम जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर कर जी, रहे हैं, राइट? उसका 1 वीक का जो भी बिज़नेस हम कर रहे हैं, वो हमें नेक्स्ट वीक के थर्सडे को ट्रांसफर होता है। ओके, राइट, तो उसमें कंपनी अपना कमीशंस प्लस मार्केटिंग कॉस्ट प्लस हमारा जो भी उसमें एक हिडन हमारे जो हम डिस्काउंट्स वगैरह देते हैं वो सब माइनस होके उसमें हमें एवरी थर्सडे हमारा उसका पेमेंट आता है। सर आपने एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी, जैसे आपका ईगल बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, अमरावती का फर्स्ट है। तो उधर के वेटर्स जैसे जो कस्टमर्स है, उधर वेटर्स से भी उनका एक इमोशनल टच हो चुका है। तो जैसे कोई कस्टमर आ रहा है उनको पता रहता है कि ये क्या खाने वाले हैं। तो अभी जैसे न्यू न्यू जो आ रहे हैं वेटर्स, उनको आप हैंडल कैसे कर पा रहे हो? देखिए पुराने टाइम में ऐसा होता था ना, एक लॉयल्टी जैसी कोई चीज थी, ब्रांड लॉयल्टी जिसको हम बोलते थे, तो वो कस्टमर्स के लिए भी थी और वही सेम स्टाफ के लिए भी थी, राइट? पुराना स्टाफ रुक के समझ के काम करता था, बट अभी की जनरेशन जो है उनको हर चीज बहुत फास्ट चाहिए, उनको प्रमोशंस फास्ट चाहिए, उनको सैलरी बढ़ा के चाहिए, उनको बहुत चाहिए। तो जितने इन रेस्टोरेंट्स ओपन होते जा रहे हैं, कैफेज होते जा रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए बढ़ती जा रही है, जी, राइट? अगर हम किसी को हायर कर रहे हैं एक सो एंड सो अमाउंट में, तो वही 2 महीने बाद कोई रेस्टोरेंट ओनर हमारे यहाँ आता है खाना खाने के लिए, तो वहीं से पोच हो जाते हैं। वो बोलता है कितने मिल रहे हैं, हम देंगे इतने आपको, तो लेके जाता है। तो ये प्रैक्टिस बहुत कॉमन है हमारे इंडस्ट्री में, राइट?
उस वजह से अभी क्या हो गया है, पहले के टाइम में ऑप्शंस कम थे, आउटलेट्स कम थे, स्टाफ ज़्यादा था, लोगों को जॉब चाहिए था। बट अब ऐसा हो गया है, ऑप्शंस भी उतने ही हैं, तो जॉब्स भी उतनी ही हैं, राइट? तो इसमें स्टाफ इधर-उधर जाना बहुत शुरू हो गया है, तो अभी स्टाफ की लॉयल्टी उतनी नहीं रही है, बट फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे पास स्टाफ आता है, डेली ब्रीफिंग्स हो, उनको हम हमारे सिस्टम, हमारा जो तरीका है उसको बताएँ, उसके हिसाब से उनको काम करवाएँ, और कुछ एक एसओपीज़ हमने बना के रखी है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है। तो कहीं न कहीं आपको डेली इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता है, इस तरीके से अगर काम हो तो। अगर स्टाफ आपका ठीक से काम कर रहा है, तो एक आपने अगर अपना जो भी एक किया है, एसओपीज़ बनाई है, ऑपरेशंस का आपने जो एक रूटीन बनाया है, वो कंटिन्यू फॉलो होता रहता है, फ्लो बना रहता है। बट स्टाफ चेंज होने से वो चीज़ क्या हो जाती है, हमको बीइंग अ ओनर उसमें ज़्यादा अपना टाइम देना पड़ता है। ओके सर, आज के टाइम पे फूड इंडस्ट्री जो भी है, जैसे कैफेज रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो टेस्ट के हिसाब से चल रहे हैं या फिर जो रील्स में आया सोशल मीडिया पे, आज इन्होंने इतना ऑफर रखा है, संडे ऑफर। ऑफर शुरू से ही रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए कभी बना ही नहीं था। मैं अगर बात करूँ सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ज़रूरी है, लेकिन सोशल मीडिया एक बार आपके रेस्टोरेंट तक वॉक इन ला लेगा, ओके। 2 बार ला लेगा। आपने कुछ नया फूड लॉन्च किया, वो रील किसी ने देखा, चलो ये ट्राई करना है, वो आ गया। बट मेंटेन कैसे करना है? मेंटेन टेस्ट से होगा, सर्विस से होगा, आपकी कंसिस्टेंसी से होगा। तो सोशल मीडिया हेल्पफुल भी है और नहीं भी है। हेल्पफुल इसलिए है कि जो नए हैं, जिनको नहीं दिख रहा है उसके बारे में, वो फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आ रहे हैं। बट वो रिटेन कैसा हो रहा है? रिटेन आपकी सर्विस और आपकी फूड से ही हो रहा है। जी। तो दोनों ही अपनी-अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म, अगर शॉर्ट टर्म की आप बात करें, तो सोशल मीडिया आपको बिज़नेस तो दे देगा, बट आपको लॉन्ग टर्म अगर उसमें चलना है, तो फूड और आपकी क्वालिटी ही है जो आपको लॉन्ग टर्म तक उसमें सर्वाइव करवाएगी। सर, आपने विरसा अमरावती में एक, आपका क्या थॉट था विरसा अमरावती में खोलने के लिए? जैसे उसमें रूफटॉप भी है, रूम्स भी है एंड बहुत अच्छा एक एम्बियंस है देखिए, उनका। अमरावती में बहुत गिने-चुने रेस्टोरेंट्स थे, जो फैमिली ओरिएंटेड थे, राइट? तो ईगल बीइंग ओल्ड ब्रांड, वहाँ हमारा हमारे कस्टमर्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप था, एक कनेक्शन था। तो मैं चाहता था कि वो ट्रस्ट और वो कनेक्शन हमारा आगे कैसे चले, मतलब फ्यूचर जनरेशंस के साथ कैसे आए। फ्यूचर जनरेशंस को क्या चाहिए? एम्बियंस चाहिए, जी। उनको एस्थेटिक लुक चाहिए, उनको फूड थोड़ा एस्थेटिक चाहिए, इंस्टाग्रामेबल चाहिए। तो विरसा के पीछे वही रीज़न था कि जो हमारी ईगल की लेगेसी है, हम उसको न्यू कांसेप्ट देके नए तरीके से आगे लेके जाएँ, और उसको किस तरीके से हम नई जनरेशन के साथ कनेक्ट करें, नई जनरेशन के साथ हमारा ट्रस्ट बिल्ड करें। देखिए, ट्रस्ट और जो हमारे कनेक्शंस थे, वो तो स्ट्रॉन्ग थे ही, बट नए ब्रांड, नए तरफ लेके जाना, न्यू जनरेशन को हमारे नए कांसेप्ट में लेके जाना वाज़ आवर मेन पार्ट, कि इन फ्यूचर जी। जैसे ईगल अभी एक लेगेसी ब्रांड है, विरसा भी फैमिली के हिसाब से एक लेगेसी ब्रांड बने। जी। सर, आपके हिसाब से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा सक्सेस किस चीज़ में, मतलब फूड क्वालिटी रखेंगे या एम्बियंस या कंसिस्टेंसी या जो कस्टमर कनेक्शन रहता है देखिए, उनके ये साथ? हर फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जी। राइट? अ, लेकिन एक मेजर चीज़ जो इसमें है, ये चारों में से, वो कंसिस्टेंसी है। आपको लॉन्ग टर्म तक अगर बिज़नेस को लेके चलना है, आगे बढ़ाना है, उसे चल जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहना है, तो कंसिस्टेंसी ही एक मेन पॉइंट है, जो उसमें आपको हेल्प करेगी। देखिए, एम्बियंस भी ज़रूरी है आज के टाइम, फूड भी ज़रूरी है, सर्विस भी ज़रूरी है, कस्टमर कनेक्शन भी ज़रूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या है? कंसिस्टेंसी। आपको बहुत डेडिकेटेड रहना है, बहुत डिसिप्लिन रहना है उन चीज़ों को लेके, जो आप कर रहे हो। फूड आज अच्छा मिल रहा है, कल नहीं मिल रहा है, उससे भी आपके गेस्ट खराब हो रहे हैं। तो फूड मेंटेन करके चलना है, आपको अपना सर्विस मेंटेन करके चलना है, और कस्टमर कनेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सोशल मीडिया या आपका खाना या आपकी सर्विस 1-2 बार ला लेगी, लेकिन जो आप कस्टमर से अपने पर्सनल कनेक्शंस बना रहे हो, वो उन्हें रिपीटेडली आपके पास आने के लिए फोर्स कर। फोर्स करेगी कि जी। हाँ भाई, हमें वहाँ जाना है करके दोबारा। हाँ सर, आजकल जैसे बहुत सारे लोग उनकी सिर्फ ऐसे इच्छा रहती है कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है या फिर कोई फूड आउटलेट खोलना है, वो खोल देते हैं, लेकिन उनको ज़ीरो नॉलेज रहती है। आप जैसे होटल मैनेजमेंट किया है, आपने 6 महीने डोमिनोज़ इन सब में काम किया। एक आपका क्या रोड मैप है अगर किसी को इंडस्ट्री में आना है? देखिए, इंडस्ट्री में आने के लिए सबसे बड़ा जो इसमें आपको लगेगा, वो रहेगा पैशन। राइट? आपका पैशन इस इंडस्ट्री के लिए, और सबसे बड़ी बात, खाना खिलाने की इच्छा।
क्योंकि स्टाफ खाना बना लेता है, शेफ इजीली हायर हो जाता है, स्टाफ इजीली हायर हो जाता है, मैनेजर्स इजीली हायर हो जाते हैं, ये सब चीज़ें इजीली हो जाती है जो अवेलेबल भी है। बट आपको उन चीज़ों में सक्सेस पाने के लिए आपको खुद को पैशन उस चीज़ का रहना चाहिए, राइट? मैं जैसे मेरा अभी भी मैं अगर बोलूँ तो अधिकतर टाइम जो है मेरा किचन में जाता है क्योंकि आई एम पैशनेट अबाउट फूड। मुझे खाना खिलाना पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ अगर कोई आए तो वो उसके चेहरे पे स्माइल लेके जाए कि यस हम यहाँ गए, हम सैटिस्फाई होके जा रहे हैं। तो पैशन प्लस आपको डेडिकेशन ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो नए अभी यंगस्टर्स जो आ रहे हैं कैफ़े ओपन करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आपको फूड का पैशन होना ज़रूरी है, खाना खिलाने का पैशन होना ज़रूरी है। दोनों अलग-अलग चीज़ है। फूड बनाना एक अलग चीज़ है और खाना खिलाना एक अलग चीज़ है, राइट? तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है और मैं जो नए आ रहे हैं रेस्टोरेंट ओनर्स उनको यही बोलूँगा कि स्टाफ के भरोसे आप अगर करना चाहते हो, हाँ। तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग वैसे ही सोच रहे हैं कि हम स्टाफ रख देंगे फिर हम चल नहीं, जाएंगे। अगर आप सेकंड बिज़नेस के तरी माइंडसेट से अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को देख रहे हो, तो वो एक सेकंड बिज़नेस नहीं है, उसको आपको प्राइमरी बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि वो प्राइमरी बनाओगे तभी आपका चलेगा, तभी आपका नाम निकलेगा बाहर। सर आपने जैसे इसमें क्या स्टडीज की आपने जैसे होटल मैनेजमेंट वगैरह एक उसका पूरा रोड मैप आप बता पाऊंगे? देखिए, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ। ओके। तो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग किया हूँ। देन उसके बाद फाइनल ईयर आते-आते सोचा कि चलो फादर का बिज़नेस जॉइन कर लेते हैं। बिज़नेस जॉइन करने के बाद कई चैलेंजेस फेस किए, तो मेरे और मेरे फादर के बीच में जो डिस्कशन हुआ था उसके हिसाब से मैं 1 साल का सर्टिफ़िकेशन कोर्स करने गया था। देखिए, कुकिंग का शौक तो था ही और बचपन ओके। से हम रेस्टोरेंट जा रहे थे तो हमें उस चीज़ों का थोड़ा बहुत तो नॉलेज था ही कहीं न कहीं। बट मैंने 1 साल का जो कोर्स किया था कुलिनरी आर्ट्स उसमें कुकिंग को लेकर मेरा पैशन और बढ़ा। तो मैंने वो कोर्स किया 1 साल का जिसमें मैं एज़ अ इंडियन एंड तंदूर शेफ़ का मैंने फिर आगे इन फ्यूचर जॉब भी किया है कई मल्टीपल 5 स्टार्स में। तो उसके बाद फिर मैं इसमें जॉइन किया हूँ। तो अगर जो नए अभी आ रहे हैं, जिनको अपना इन फ्यूचर कैफ़े या रेस्टोरेंट डालना है, तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रॉपर एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करिए। डिग्री कोर्स आने लग गया है आजकल होटल मैनेजमेंट के। तो वो प्रॉपर एक कोर्स करिए और वो कोर्स देखिए कोर्स करना अगेन वो बुक्स वाला चीज़ है। बुक। देखिए सक्सेस तो आपको ग्राउंड रियलिटी ही बताएगी। अब आप कितने अपने माइंड से मैं बोलूँगा स्ट्रॉन्ग हो, इन चीज़ों को कितने ईज़िली आप अ, ले पा रहे हो, प्रेशर ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, ये सब चीज़ें डिसाइड करेगी कि आप उसमें सक्सेस होगे नहीं। कोर्स करना तो एक अगेन बुक्स वाला चीज़ है, बट ग्राउंड रियलिटी और वो इंटर्नशिप से ही। वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा या मैं बोलूँगा एक्सपीरियंस से ही आएगा। जो यंग जनरेशन अभी आपने जैसे बताया कोई भी आएगा उनके लिए सबसे हार्श रियलिटी कौन कौन सी होंगी अभी जैसे कंपटीशन बहुत आ गया है अभी मार्केट में। देखिए हार्श रियलिटी तो एज़ सच कोई नहीं है, बट सबसे ज़्यादा अभी जो इन फ्यूचर चैलेंजेस फेस करना है ये इंडस्ट्री ने वो रहेगा रिलेटेड टू स्टाफ। क्योंकि स्टाफिंग बहुत ही ज़्यादा अभी डिफ़िकल्ट होती जा रही है विद टाइम्स। तो आई विल सजेस्ट कि जो नए आ रहे हैं स्टार्ट विथ स्मॉल स्केल देन ग्रो इनटू बिग स्केल। स्मॉल स्केल में आप अगर अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो, यू बी द ओनर, यू बी द शेफ, यू बी द एम्प्लॉयी, यू बी द सर्वर, यू डू एवरीथिंग यू कैन। क्योंकि स्मॉल स्केल में अगर आप अपना काम कर रहे हो ना तो आपको हर चीज़ पता है कि आपको कैसा करना है, क्या करना है। तो एक 3 से 4 साल भी अगर आपने खुद किया स्मॉल स्केल में, तो आई थिंक आपको सब इन एंड आउट्स पता होंगे उस बिज़नेस के बारे में, तो आपको इन फ्यूचर जब आप स्केल करते हो अपना बिज़नेस बड़ा करते हो, तब आपको वो शायद सब चीज़ें इतनी फेस ना करना पड़े। सर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पहले न्यू ईगल रेस्टोरेंट नहीं था, पहले एक ईगल भोजनालय था। हुँ। तो ये ईगल भोजनालय से न्यू ईगल रेस्टोरेंट तक का सफर आपके पापा ने जैसे किया वो आप। देखिए हमारा फैमिली बिज़नेस तो सॉमिल का था, ओके। राइट? तो बड़े पापा, पापा, चाचा सब एक ही बिज़नेस में आ रहे थे, तो इसी हिसाब से पापा ने बोला है कि मैं एक कुछ अलग अपनी फ़ील्ड शुरू करता हूँ। तो 1989 में पापा ने न्यू ईगल भोजनालय के नाम से रेलवे स्टेशन चौक हमारा पुराना रेलवे स्टेशन था अमरावती जी। का, वहाँ पे एक 2 टेबल के भोजनालय से शुरू किया था, ओके। राइट? प्लस उन्होंने वहाँ पे बहुत मेहनत करी है। आज भी मैं जब बैठता हूँ और पुराने जो लोग आते हैं उस समय के वो बताते हैं कि तेरे पापा की मेहनत हमने देखी है कि उन्होंने यहाँ से क्या आज खड़ा किया है। राइट? तो उनका जर्नी ऐसा रहा 89 में उन्होंने ईगल भोजनालय से शुरू किया,
2 टेबल का भोजनालय था, देन काफ़ी उस समय एचयूपीएम कॉलेज था, डेंटल कॉलेज था, वहाँ टिफ़िन्स सप्लाई टिफिन करते थे जाते थे। स्टूडेंट्स को। ऐसे धीरे-धीरे करके बिज़नेस ग्रो किया। 94 में जब उस समय रेलवे का और एक्सपांशन हो रहा था, तो अतिक्रमण में वो जगह जाने वाली थी। तो उसको नज़र रखते हुए फिर हमने जस्ट उसके सामने ही जहाँ आज न्यू ईगल रेस्टोरेंट है, जी। वो प्लेस ओन करी और 94 में वहाँ ईगल भोजनालय से न्यू ईगल रेस्टोरेंट शुरू हुआ और बस वहाँ से तो फिर आप देख ही रहे हो न्यू ईगल रेस्टोरेंट वहाँ से धीरे-धीरे सबको पता है फिर सबको पता है क्या फिर जी। क्या हुआ है। फैमिली बिज़नेस में एंटर करना सबको लगता है बहुत ईज़ी है, लेकिन क्या सेकंड जनरेशन के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है या फिर देखिए सेकंड जनरेशन का फैमिली बिजनेस में आना लोगों को बहुत इजी लगता है जी, बट उनको मालूम है कि वो कितना डिफिकल्ट पार्ट है उनकी और वो इजी नहीं है राइट। सेकेंड जनरेशन को काफ़ी चीज़ों के चैलेंजेस आते हैं। आपको बहुत चीज़ें प्रूफ करनी रहती है, आपके कस्टमर्स रहे, आपका स्टाफ रहे, आपको एक अपनी रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं बनती है आपका उसमें सेटल होना इज़ वेरी डिफिकल्ट राइट। इसमें सबसे बड़ा पार्ट है आपको पेशेंस रख के चलना है। ओके, आप में अगर पेशेंस रहेगा तो ही आप मैं बोलूँगा अपनी फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हो। देखिए लोगों को तो लगता है कि चलो इनको सब सेट मिल गया, रेडी मिल गया, बट वैसा नहीं होता है। रेडी मिलना इज़ नॉट एवरीथिंग ना। आप अगर उस बिज़नेस को इन फ्यूचर अगर आगे लेके ही नहीं जा पाओगे, तो सब रेडी मिलने का भी क्या मतलब है, जी, राइट? तो आपको उन चीज़ों की क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले तो आपको अपने स्टाफ को प्रूव करना है। आपको अपने कस्टमर्स को प्रूव करना है। वो ट्रस्ट उनके मन में बिल्ड करना है कि यस जो इसके पापा ने किया या जो इनकी पहली जनरेशन्स ने किया, ये लोग भी वो करने के लायक हैं। हाँ, तो डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है, बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं आप। मेंटली बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, तो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है और इन सब चीज़ों के लिए पेशेंस एक सबसे बड़ा फैक्टर है और ऑब्जर्वेशन। ओके। और वो टाइम पे जब आपने 2016 में ईगल में पैर रखे थे, वो टाइम का स्टाफ मतलब आपकी भी एज से बहुत यस। उम्र है, तो वो स्टाफ आपकी सुनते मतलब कोऑर्डिनेट होता था आप दोनों के बीच में? देखिए, यही तो डिफ़िकल्टीज़ होती है ना, मैं जो बोल रहा था आपको कि पुराना स्टाफ है जिनके सामने मैं बड़ा हुआ हूँ। जी, बहुत से ऐसे स्टाफ है जिनके सामने मैं छोटे से बड़ा हुआ हूँ। तो उनके मन में आपके लिए रिस्पेक्ट कब आएँगी जब आप ऐसा कुछ बिज़नेस के लिए या उस जगह के लिए करोगे या उनके बारे में सोचते हुए करोगे। तो ये जो आप बोलने पॉइंट बोला ये सेकंड जनरेशन ओनर्स बहुत फेस करते हैं आज के टाइम। बट अगेन कई लोग ऐसे हैं जो बीच में ही हार मान जाते हैं। तो मैं मेरा यही बोलना है ऑब्ज़र्व, कीप पेशेंस और धीरे-धीरे उन चीज़ों को बदलो। उनके मन में अपनी रिस्पेक्ट बनाओ। आप जो प्रॉब्लम्स आपका बिज़नेस ऑलरेडी कर रहा है, आप उसको स्केल कैसे कर रहे हो, आप उसको मेंटेन कैसे कर रहे हो। अगर आप 100% उस बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उनको लगेगा कि चलो ये फॉर ग्रांटेड ही ले रहा है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आई थिंक आपको उसमें पूरा झोंक देना चाहिए खुद को, जो आज के टाइम यंग जनरेशन नहीं कर रही है अपने फैमिली बिज़नेस में जाने के लिए। जी। सर आपने भी 1 साल जैसे आजकल के लोगों को पेशेंस रखना बहुत वो हुँ। दर्द होता है। आपने 1 साल तक बिना ओनर वाली अथॉरिटीज़ यूज़ किए हुए ईगल में आपने सिर्फ़ ऑब्ज़र्व किया हुआ है। वो ऑब्ज़र्वेशन से आपको क्या ऐसी नॉलेज मिली, क्या ऐसा रूप मिला? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि जब हम जॉब करते हैं, तो वहाँ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ़ एक एज़ अ जॉब जितना हमको मिला है उसकी रहती है। बट व्हेन यू कम इंटू योर ओन बिज़नेस, वहाँ पे एक ओनर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, राइट? तो उसके हिसाब से कैसा हो जाता है, आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। ओनर अथॉरिटीज़ का ऐसा है ना, ओनर अथॉरिटीज़ मिलना तो ईज़ी है, जी, बट उसे मेंटेन करना, उसे किस तरीके से आपको आगे ले जाना है इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब इसमें क्या हो जाता है ऑन ऑब्जर्व एंड पेशेंस वाला मैं इसलिए बोल रहा था ना कि जब मेरी और मेरे फादर की बात हुई थी कि मैं ये चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली, देख ये बिज़नेस आगे तेरे को ही सँभालना है, राइट? अब इसमें क्या चैलेंजेस डेली ये बिज़नेस फेस करता है या स्टाफ फेस करते हैं या कस्टमर फेस करता है, वो चीज़ों को देखना शुरू कर। 1 साल तक उन्होंने मुझे यही बोला था कि 1 साल तक कुछ मत कर, जस्ट कम, सिट एंड ऑब्जर्व व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग। तो वो 1 साल जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो पेशेंस रख के मैंने एक-एक चीज़ देखी, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। जब हमने वो चीज़ों के बारे में आपस में डिस्कस किया, तो उनको भी लगा कि यस 1 साल इसने जो किया है वो काफ़ी
पॉजिटिव इसने उसका आउटकम निकाला है। हुँ, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जब आप अपना फैमिली बिज़नेस जॉइन करते हो, तो ये बहुत की चीज़ हो जाती है, नहीं तो हम यंग जनरेशन्स का ऐसा होता है, मैं आ गया, मैं ओनर हूँ। हाँ, वो एटीट्यूड ना रखते हुए व्हेन यू वर्क देयर, व्हेन यू इन्वॉल्व इन योर बिज़नेस, जब आप 100% अपना इन्वॉल्वमेंट देते हो ना, तो अपने आप आपको कहीं न कहीं वहाँ से धीरे-धीरे आउटकम आना शुरू हो जाता है। सर वो 1 साल में आपका कभी ऐसे ब्रेकडाउन हुआ हो कि ऐसे बहुत बार। आपने कैसे कंट्रोल किया फिर उसे? देखिए, कंट्रोल ब्रेकडाउन तो बहुत बार हुआ है, कई बार ऐसे छोड़ के जाने का भी मन हुआ है, कई बार मैंने पापा को ये भी बोला, भाई आप मेरे को मेरा दूसरा कुछ छोटा डाल दो, मैं वही सँभाल लूँगा। हुँ, बट अगेन इसमें आपकी जो पहले की जनरेशन है, लाइक माय फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं बोलूँगा ओके, हमारे साथ-साथ हमारे पेरेंट्स का भी काम है, जो हमारे बिज़नेस में, कि आपको उतना पुश करे या उतना आपको सपोर्ट करे बाकी चीज़ों में। हम लोग जब भी बैठते थे ना, एक-एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते थे। तो इसमें फादर एंड सन का बॉन्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, या मैं बोलूँगा चाचा और भतीजा भी कई बार एक बिज़नेस में बैठते हैं। हुँ, हुँ, तो पहले की जनरेशन और यंग जनरेशन, इन दोनों का आपस में कनेक्शन, इन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहे कि जो भी हो रहा है, ये दोनों आपस में एक-दूसरे को लिख दें। ब्रेकडाउन अगेन यही है कि मुझे हर वक़्त उन्होंने यही चीज़ बोला है, हो जाएगा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मेरे को बता, मैं समझाता हूँ तेरे को। तो टाइम टू टाइम आप अपने कम्युनिकेशंस उनके साथ कर रहे हो कि मैं यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मैं वहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका और आपके फादर, मेरा और मेरे फादर का कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तो उससे मैं और ट्रस्ट डेवलप हो रहा था कि नहीं, मैं कर लूँगा। एक मन में आता था कि यस, मेरे पापा जब तक है, वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आराम से इस चीज़ को कर लूँगा। ओके। सर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप हर रात को जैसे आप अपने पापा हुँ। से बात करते थे, उनको प्रॉब्लम्स बताते थे, ये हो रहा है। तो आपके फादर ने बोला था कि इस प्रॉब्लम्स बताना ईज़ी है, एक बार सॉल्यूशन भी आप निकालो। अ, अगर हर कोई अपने बिज़नेस में प्रॉब्लम्स ही बताएगा, जी, तो बिज़नेस को हम स्केल कैसे करेंगे? आप बिज़नेस कैसे करेंगे, राइट? तो स्टाफ तो स्टाफ के जैसा ही रहेगा। बिल्कुल। जब आपको मालूम है ये बिज़नेस आपको ही सँभालना है, तो कहीं न कहीं आपको एक लीडरशिप वाला भी रोल प्ले करना ही पड़ेगा, राइट? लीडरशिप का मतलब मेरा ये है कि प्रॉब्लम्स बताना तो बहुत ईज़ी है, राइट? लेकिन सॉल्यूशंस निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप अपने बिज़नेस में अगर लीडर बनना चाहते हो, तो जो प्रॉब्लम्स आपके बिज़नेस में चल रही है, उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब आप वहाँ वक़्त दोगे, वहाँ टाइम दोगे, उसके बगैर तो नहीं होगा ना। नहीं सर आजकल जैसे बहुत सारे लोग बिना एफएसएसएआई के लाइसेंस के बिना हुँ। रेस्टोरेंट्स रन कर रहे हैं। वो क्या सही तरीका है या फिर देखिए, सही तरीका तो बिल्कुल नहीं है वो, कि जी, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, हमें उसके हिसाब से तो बिज़नेस करना ही है। क्योंकि अगेन आप जो खाना बना रहे हो, वो किसी की हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करेगा। विदाउट बीइंग नॉलेज, विदाउट बीइंग प्रॉपर गाइडलाइंस एंड प्रॉपर लाइसेंसेस एंड ऑल, ये प्रैक्टिस तो गलत ही है। ओके। एंड ये फूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कौन से लाइसेंस जैसे एक ये लाइसेंस है और कौन से लाइसेंस होते हैं? देखिए, फूड इंडस्ट्री में आपको सबसे पहले तो शॉपिक लाइसेंस चाहिए, शॉप राइट? शॉपिक लाइसेंस ज़रूरी है, देन आपको वाटर टेस्ट रिपोर्ट चाहिए, एफएसएसएआई लाइसेंस चाहिए। आज के टाइम एफएसएसएआई डिपार्टमेंट ने ही एक नया फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग करके एक लाया है, जो एवरी ईयर आपको वो एक फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग देते हैं, एफएसएसएआई के ऑफिशियल्स। फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग में आपको गाइडलाइंस बताई जाती है रिलेटेड टू किचन हैंडलिंग एंड ऑल, फूड हैंडलिंग हो गया, किचन हैंडलिंग हो गया, किस तरीके से आपको अपनी साफ-सफाई मेंटेन करनी है। उसमें सारी ये गाइडलाइंस रहती है, वो 1 साल जो आपको जो सर्टिफ़िकेट मिलता है, वो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे आपको ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट मिलता है। और मैंने जैसे शॉप एक्ट हो गया एक, एफएसएसआई लाइसेंस हो गया, वाटर वाटर टेस्ट रिपोर्ट हो गया, इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, वो भी कंपल्सरी है। और ज़्यादा मेजर नहीं है, अभी फायर सेफ्टी का एक ज़रूरी है, अगर आपका ग्राउंड लेवल पे अगर आपका बिज़नेस है, तो उसमें आपको प्रॉपर फायर इक्विपमेंट्स लगाना ज़रूरी है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, और बहुत बेसिक लाइसेंसेस हैं, जिनका कॉस्टिंग अराउंड 10-15,000 के अराउंड हो जाता है। सर आपका एक मैसेज क्या होगा जो अभी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर जिनको अभी रेस्टोरेंट्स ओपन करना है उनके लिए क्या एक मैसेज है? मैं जो फैमिली रेस्टोरेंट को अपना आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगा यंगस्टर्स को कि पेशेंस रखो, ऑब्ज़र्व करो कि आप आपका बिज़नेस में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समझो उन्हें। अपनी फ्यूचर जो ओल्ड जनरेशन है, उनको समझाओ कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स है, मुझे ये सुधारने हैं। जब तक आप उनको सॉल्यूशन नहीं बताओगे, तब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। सर ऐसे एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था जी। जैसे हमारी फैमिलीज़ या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर सही रेस्टोरेंट में जाना है तो पंजाबी या फिर सिख रेस्टोरेंट्स में जाओ, वहाँ पे आपको
101% टेस्ट का मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए ये तो हमारे गुरु लोगों की देन है और कुछ भी नहीं। तो नानक देव जी ने जो लंगर की प्रथा शुरू करी थी, जी, ये उसी की देन है कि आज हर सिख पर्सन जो है वो खाने में अपना पूरा दिल लगा के उस चीज़ को बनाता है या सर्व करता है। देखिए खाना खिलाना ही सबसे बड़ी चीज़ है आज के टाइम। आप किसी भूखे को खिला रहे हो, कुछ खिला रहे हो, तो वही एक चीज़ है जो हमारे गुरु लोगों ने दी है कि दिल से खिलाओ, जी। खुल के खिलाओ, खुला खिलाओ। लीडरशिप के पहले उसे समझना जरूरी है और सक्सेस के पहले खुद को उसके लायक बनाना। आज के इस एपिसोड के थ्रू हमें यही सीखने को मिलता है। आई होप कि आपको इस एपिसोड के थ्रू कुछ वैल्यूबल इंसाइट्स मिले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय झूलेलाल।